शुद्ध लोटनी गति में गतिज ऊर्जा। ओके। हाँ, तो चलिएगा बात सुनते हैं। हमने यहां पर यह कहा कि जब शुद्ध लोटनी गति होगी तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि VCOM जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा। और उस शुद्ध लोटनी गति में जब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे बेटे, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी स्थानांतरी गति यानी ट्रांसलेटरी, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली एनर्जी, और दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर हमने सीखा था कि कुछ टर्म यहां पर कॉमन आ जाती है, और यहां ट्रांसलेटरी के लिए क्या बचता है 1, और रोटेशनल के लिए क्या बचता है k²/r²। तो एक सवाल से हम बात यहां पर आगे बढ़ाते हैं। सवाल लिखेंगे, कौन सी ज्यामिति में घूर्णन गतिज ऊर्जा का अनुपात अधिक पाया जाता है। तो यहां पर प्योर रोलिंग करती दो ज्यामितियां हमने इस सवाल में बता दी। एक है बेटा डिस्क चकती, एम द्रव्यमान आर त्रिज्या की, और एक है अपना सॉलिड स्फेयर, ठोस गोला। ठोस गोला ये भी एम द्रव्यमान आर त्रिज्या का, दोनों शुद्ध लोटनी गति कर रहे हैं, और इन दोनों में बताना है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा का अनुपात किस में अधिक है। तो क्या होता है बेटा, जैसे इसके पास कुछ ऊर्जा है, मान लिया 100, उस 100 में से 40 घूर्णन की है और 60 स्थानांतरी की है। समझ रहे हैं? तो घूर्णन गतिज ऊर्जा वाला अनुपात क्या हो जाएगा, 40/100। यहां मान लेते हैं इस वस्तु में, जैसे ये ठोस गोला है, तो मान लो इसमें 35 घूर्णन की है और 65 स्थानांतरी की है। तो यहां पर घूर्णन गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा, 35/100। तो किसमें अधिक रहा, इसमें 40। तो वही चीज यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो जो सवाल हमने पूछा उसके हिसाब से हमें पता क्या करना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बटे काइनेटिक एनर्जी टोटल, और जिस वस्तु के लिए यह अनुपात ज्यादा होगा उसी में हमारा आंसर आएगा, उसी में हमारा आंसर ज्यादा आएगा। तो रोटेशनल के लिए यहां पर क्या लिखते हैं बेटा, और नीचे अब देखो, डिस्क चकती के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चकती के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 1/2/1 प्लस 1/2, नहीं। और ठोस गोले के लिए क्या हो जाएगी, 2/5, और 7/5 लिख दो सीधा। तो चेक करो किसमें ज्यादा है। इसमें तो कितना आ रहा है, 2/7, और इसमें 1/3। अब 2/7 और 1/3 में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है ना। कैसे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो कितना बन जाएगा, वो 2/6, ये 2/7। तो 2/6 बड़ा है कि 2/7 बड़ा है। तो कौन अधिक घूर्णन गतिज ऊर्जा पर खर्च कर रहा है, वो वाला।
इसमें लिखो सवाल, ए बी व सी को स्थानांतरी गतिज ऊर्जा, ट्रांसलेशन बहुत भारी था। स्थानांतरी गतिज ऊर्जा के कुल ऊर्जा के साथ अनुपात में, कुल ऊर्जा के साथ अनुपात में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मतलब वास्तव में चीज पता क्या करनी बेटे, कौन सी किसके साथ अनुपात देखना है, स्थानांतरी गति का कुल ऊर्जा के साथ, यानी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल, इसके अनुपात में ये बताना है सबसे छोटा किसमें है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसा। और ये होता क्या है बेटा, 1/1 प्लस k² बाय r²। और तीनों सॉलिड स्फीयर हैं ये, ठोस गोले, एक m द्रव्यमान r त्रिज्या का, एक 2m द्रव्यमान r त्रिज्या का, एक 3m द्रव्यमान r त्रिज्या का। तो इनको बढ़ते क्रम में जमाना है। वो बढ़ता क्रम किसके हिसाब से पता लगेगा, क्या चीज पता लग जाए, k² बाय r² का मान पता लग जाए कि किसमें कम है किसमें ज्यादा है, तो उनका क्रम भी पता लग जाएगा। पंडित आज भी नहीं आया ना, वो तो कहीं बायो की लेता है क्या। चलिए बात बढ़ाते हैं, समान होंगे तीनों में, तीनों में ये अनुपात समान पाया जाएगा, मतलब कि तीनों वस्तुएं जो ठोस गोले ही हैं जिनकी त्रिज्याएं भी समान है, द्रव्यमानों का अंतर है, हम k² बाय r² का अनुपात जब चेक करेंगे तो देखेंगे तो k² बाय r² का मान जब अपन इसके लिए चेक करेंगे बेटा, हमारी स्कीम क्या होती है, k है घूर्णन त्रिज्या, और घूर्णन त्रिज्या का कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं
कि आई कैलकुलेटेड बराबर एम के स्क्वायर। तो जब हम इस ठोस गोले एम द्रव्यमान के ठोस गोले की बात करेंगे तो उसका आई कितना आएगा बेटे, 2/5, और उसको किसके, इस निकाय का कुल द्रव्यमान एम इंटू के स्क्वायर। तो एम से एम, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आ गया, अरे हाँ 2/5। इसके लिए जब हम बात करेंगे बेटे तो यहां पर इसके लिए आई कैलकुलेटेड कितना आ जाएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर। फिर से क्या आ गया, इसके लिए जब हम बात करेंगे तो सेम 2/5, बात समझ में आती है कि जब वस्तु का आकार प्रकार सेम है, द्रव्यमान अलग अलग होने पर भी चूंकि द्रव्यमान क्या हो जाता है, गुणन त्रिज्या निकालते समय कैंसल हो जाता है। हमने के का फॉर्मूला भी बनाया हुआ है, आई कैलकुलेटेड अपॉन एम, एम जहां पर टोटल मास होता है, तो एम से एम तो कैंसिल हो ही जाएगा हर बार। तो सिर्फ द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करेगा। तो द्रव्यमान वितरण यहां पर दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, क्या आकृति है और क्या त्रिज्या है। तो आकृति क्या तीनों जगह सेम है, क्या त्रिज्या तीनों जगह सेम है, इसीलिए उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का अनुपात भी तीनों में क्या आएगा, सेम। और यहां से क्या कह देंगे कि तीनों के लिए ये अनुपात जो आएगा वो बराबर ही आएगा। अभी तक इस चैप्टर में हमने कोई कठिन बात नहीं की, पूरे चैप्टर में कोई भी। अब जो कठिन बातें हैं ना, मतलब जो कहते हैं ना अपन बड़े सवाल, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, वो सारे आज के लिए हैं। मतलब आज ही हम कोणीय संवेग संरक्षण में घूर्णन, लूटनी गति, थोड़ी डिफिकल्ट चीजें आज करेंगे। तो आज कंपेरेटिवली पढ़ेंगे भी कम, 6-7 सवाल मुश्किल से, समय देंगे तो थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनना, नहीं समझ आए पूछ लेना। हम बात कर रहे हैं अगला टॉपिक, अगली हेडिंग आप लिखेंगे, अगली हेडिंग लिख रहे हैं शुद्ध लोटनी गति में त्वरण। शुद्ध लोटनी गति में त्वरण। चलिए, तो क्या होता है बेटा, शुद्ध लोटनी गति, और शुद्ध लोटनी गति में दो चीजें एक साथ हमारे पास होती है, एक स्थानांतरी गति और अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति। जब हम स्थानांतरी गति की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, इस निकाय के पास त्वरण, द्रव्यमान केंद्र के पास एसीओ है, त्वरण की बात करेंगे। और जब शुद्ध घूर्णन गति की बात करेंगे तो यहां द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष यानी इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष इसके पास क्या होगा, अल्फा। तो हम यहां से जानते हैं कि अगर इसके इस द्रव्यमान केंद्र के पास एसीओएम है तो शुद्ध स्थानांतरी गति का मतलब होता है प्रत्येक बिंदु के पास इतना ही समान त्वरण ही समान दिशा में पाया जाएगा। और जब हम यहां पर घूर्णन गति की बात करते हैं तो यहां इस किसी भी बिंदु के पास घूर्णन गति, वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु के पास दो प्रकार के त्वरण होते हैं, एटी और एटी और। तो जब मैं यहां पर इस बिंदु ए पर बात करता हूं तो इस बिंदु ए के पास एटी किधर होगा, इधर। एटी की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा आर। और यहां केंद्र की ओर इधर क्या होगा, एसीपी। आप कहेंगे सर एटी और एसीपी दोनों क्यों है, तो बेटा दोनों इसलिए है कि यहां पर अल्फा है। अल्फा है तो ओमेगा बढ़ेगा, हाँ कि ना, ओमेगा बढ़ेगा तो स्पर्श रेखीय त्वरण होना पड़ेगा। और चूंकि ये किसी वेग ओमेगा से घूम रहा है तो उस क्षण पर इसका एसीपी भी होगा, एसीपी बराबर
ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, होगा कि नहीं होगा? दोनों चीजें यहां पर मौजूद है। हाँ, अगर क्या होता है, अल्फा जीरो होता है तो एटी भी जीरो होता है। भूल गए? अल्फा जीरो, ओमेगा कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। और एक समान वृत्तीय गति में सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन होता है। स्पर्श रेखीय त्वरण वहां नहीं होता, जरूरत ही नहीं होती। पर चूंकि हम कह रहे हैं कि यहां एक्सेलरेशन है, अल्फा है, तो दोनों घटक मौजूद होंगे उस त्वरण के। तो जब हम यहां पर किसी भी बिंदु, जैसे हमारा मुख्य मुद्दा यहां पर रहता है ये सी वाला पॉइंट, तो सी वाले पॉइंट के लिए हम यहां पर त्वरण लिखते हैं ए सी वेक्टर। तो इस सी वाले पॉइंट के पास रेखीय गति के मुताबिक क्या पाया गया? किस दिशा में? इस सी वाले पॉइंट के पास, चूंकि ये इस प्रकार से घूम रही कोई वस्तु है, तो इधर की तरफ क्या पाया जाएगा? अल्फा आर। और इस तरफ क्या पाया जाएगा? ए सी पी। अगर इसकी गति ओमेगा से उस क्षण पर दिखाई पड़ रही है तो ये क्या लिख देंगे बेटे? ये लिख दिया जाएगा अल्फा आर माइनस आई कैप, हाँ के ना, प्लस के साथ ए सी पी जे कैप। और यहां पर हम कहते हैं, हाँ, अगर शुद्ध लोटनी गति हो रही है तो वी सी ओ एम बराबर ओमेगा आर होना चाहिए, है ना? तो यहां हम त्वरण की बात कर रहे हैं, तो आ जाते हैं वापस से। ए सी बराबर आई घटकों को एक साथ इकट्ठा कर लो, कुछ ऐसा। और अगर इस बिंदु सी पर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कि शुद्ध लोटनी गति अगर होनी चाहिए तो इस बिंदु सी का वेग क्या होना चाहिए? जीरो। और ये बिंदु सी का वेग हमेशा क्या बना रहना चाहिए? जीरो। यानी वेग जीरो है और वेग को बदलना भी नहीं है। यानी इस बिंदु सी के पास इस क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण भी नहीं होना चाहिए। सोचो, कोई बिंदु ऐसा रख दिया और हम देख रहे हैं कि ये जो बिंदु सी है, ये बिंदु सी हमेशा यहां पर जो भी संपर्क बिंदु है, इसका इस स्पर्श रेखीय दिशा में क्या नहीं होना चाहिए? स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, फिसलन नहीं होनी चाहिए, संपर्क बना रहना चाहिए। स्थैतिक कंडीशन में ये बिंदु सी हमेशा हमें नजर आना चाहिए। उसके लिए जरूरत क्या है? कि ये बिंदु जो विराम पर है, वीसी जीरो है, वो बिंदु आगे भी विराम पर बना रहे। इस क्षैतिज दिशा में वो चलना फिसलना शुरू ना कर दे। इसीलिए क्षैतिज दिशा के त्वरण के घटक को क्या करना पड़ेगा? जीरो। और जैसे ही इसे जीरो करते हैं, किसके लिए? प्योर रोलिंग के लिए। तो जैसे ही इसे जीरो करते हैं, ACOM बराबर क्या आ जाएगा? अल्फा आर। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा त्वरण बचेगा बेटा? प्योर रोलिंग के लिए अब सी बिंदु के पास जो त्वरण बचा वो ACP जे कैप बचेगा। और ACP जे कैप को आप यहां से चाहें तो ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो वी स्क्वायर बाय आर जे कैप भी लिख सकते हैं। इसी के कारण क्या होता है कि जब ये बिंदु जिसके पास अंदर की ओर क्या है बेटा? ACP, तो जब ये पहिया आगे बढ़ता है तो ये बिंदु किधर चलना शुरू करता है? ऊपर। इसीलिए ये बिंदु चला जाता है ऊपर और अगला कोई बिंदु आ जाता है नीचे, संपर्क बिंदु बनने के लिए। यानी नया वाला सी बिंदु बनने के लिए कोई नया पॉइंट आ जाएगा, और जो पॉइंट फिलहाल यहां है, इस ACP वाले त्वरण के कारण ऊपर गति कर जाएगा। वो फिलहाल आपके मुद्दे की बात नहीं है। आपका काम यह है कि अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो वेग की कंडीशन क्या है? जब सिर्फ वेग हो तो वी बराबर ओमेगा। जब त्वरण भी वहां पर हो तो ACOM बराबर भी अल्फा आर होना चाहिए, तभी प्योर रोलिंग रह सकती है। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखें ताकि अपने मुद्दे की बातें पूरी हो जाए आज।
चलिए, भाई मत कर, ये रोकने रुकाने का काम। समय पे जब सब लिख के बैठ गए तो तेरे क्या दो हाथ नहीं है क्या? चलिए, बात अगले सवाल पर लेकर आते हैं। और अगला मुद्दा ये है, मैंने कहा कुछ अलग हटके सवाल चलेंगे। हटके मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक ठाक सा रहेगा, पर समझ में आएंगे आराम से, क्योंकि कंडीशन वही है जो हम जानते हैं। सवाल का मुद्दा मैं आपके सामने रखता हूं। आपने कभी देखा होगा कि जैसे ये एक बॉटल ही है, ठीक है, और इस बॉटल को ही अगर अपन किसी सतह पे रखते हैं, और अगर इसके केंद्र पर अपन बहुत थोड़ा थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, तो ये आपको लुढ़कती नजर आती है। आ रही है बेटे, है ना? और अगर इस बॉटल पर ही बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे, तो ये आपको हल्की फिसलती भी नजर आएगी। फिर से करते हैं। अगर अपन ने इस बॉटल पर बहुत एक लिमिट के हिसाब से फोर्स लगाया, तो लिमिट के हिसाब से फोर्स लगा, अबे तो खड़ा हो जा, नहीं दिख रहा तो उसमें मैं क्या करूं भाई? शांत रहो। तो यहां पर अपने को ये कम एक मात्रा में फोर्स लगाएंगे, तो ये अपने को क्या होगी? लुढ़कती नजर आएगी ये चीज, प्योर रोल। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस आवश्यकता या जरूरत या जो यहां पर हो सकता है उससे अधिक मात्रा में फोर्स लगाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहां नीचे फिसलनी शुरू हो जाती है। यानी यूं बोल सकते हो कि कभी आपने एक कोई गोल आकार की कोई चीज है, उसको बहुत तेजी से जब खींचना शुरू किया, तो वो घूम पाए उसके पहले वो क्या होने लग जाती है? फिसलना शुरू हो जाती है। यानी वहां शुद्ध लोटनी गति की शर्त टूट जाती है। और कारण क्या रहे होंगे? यही कारण रहे होंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण V बराबर ओमेगा आर स्थापित नहीं हो पाया। उसकी वजह दोनों हो सकती है, या तो बल ज्यादा उत्पन्न कर दे रहे हो, तो बल ज्यादा उत्पन्न कर देने के कारण क्या हो गया? एसीएम तो हो गया और अल्फा रह गया। अब एसीएम ज्यादा अल्फा कम, तो उसका वेग ज्यादा बढ़ जाएगा, पर ओमेगा थोड़ा कम बढ़ पाएगा। और ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? अलग अलग। नहीं, ऐसा कुछ रहा होगा। इसीलिए यहां पर क्या पूछा जाता है, इसमें कहा जाता है कि एक इस प्रकार से घूर्णन कर सकने वाली वस्तु, जिसको हमने यहां पर ले लिया ठोस गोला, और इस ठोस गोले के केंद्र पर हम एक बल F लगा रहे हैं। ये सतह घर्षण युक्त है। यहां पर इसका द्रव्यमान M, त्रिज्या R है। तो सवाल लिखेंगे, सवाल लिखेंगे F का अधिकतम मान क्या होगा? F का अधिकतम मान क्या होगा जब तक कि जब तक कि वस्तु शुद्ध लोटनी गति कर सके। जब तक कि वस्तु शुद्ध लोटनी गति कर सके। अब देखिएगा, इस सवाल में हम क्या चाहते हैं? शुद्ध लोटनी गति चाहते हैं। इस सवाल में संकट क्या है? संकट यही है, ये बल। हम जानते हैं बल है, तो बल है तो त्वरण होगा कौन सा? एसीओएम। एसीओएम बल है तो त्वरण होगा कौन सा? सेंटर ऑफ मास का त्वरण होगा। और अगर सेंटर ऑफ मास का त्वरण होगा, ये वस्तु आगे की ओर त्वरित होगी, तो यहां पर इस सतह से घर्षण भी लगेगा। और हम चाहते हैं प्योर रोलिंग हो, तो प्योर रोलिंग तभी हो सकती है जब इस त्वरण की मात्रा किसके बराबर रहे? अल्फा आर। तो सबसे पहली शर्त ये हो गई, एसीओएम बराबर अल्फा आर। और दूसरी शर्त, अब यहां पर हम बाकी चीजें कैसे फुलफिल करेंगे, ध्यान से देखना। हम जानते हैं ये बल कहां पर हमने लगाया है? केंद्र ओ पर। केंद्र ओ पर, सेंटर ऑफ मास से
पार होती है उस परिस्थिति में। और यहां हम ये भी जानते हैं कि जब इस वस्तु को आगे की तरफ घसीटा खींचा जाएगा तो घर्षण किधर लगा दूं, और हम क्या चाहते हैं, क्या हो, प्योर रोलिंग हो, तो घर्षण कैसा, स्थैतिक, एफएस। सही। अब यहां पर यह परिस्थिति है, इसको टूटने नहीं देना बेटा। अगर एसीओएम बराबर अल्फा आर है तो निश्चित तौर पर इस बात की गारंटी है कि इस वस्तु को जब हम खींचना शुरू करेंगे तो ये प्योर रोल करती रहेगी। ठीक है, तो हम यहां पर अब सबसे पहली बात करते हैं, फोर्स की समीकरण लिखते हैं, बलों की समीकरण। अब मुझे बताइए, इस वस्तु पर क्षैतिज दिशा में कुल कितने बल हैं? दो। कौन कौन सा? आगे एफ, पीछे बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण कौन सा, एसीओएम, क्योंकि हमने पता किया है बल लगाएंगे तो त्वरण होगा एसीओएम। और इधर कौन, अल्फा, है ना, घुड़न। तो एक तो ये समीकरण एक, ये समीकरण दो, और अब यहां पर अपन क्या के लिए समीकरण लगा लेते हैं, टॉर्क के लिए, टॉर्क अबाउट ओ, है ना, ओ के सापेक्ष। अब टॉर्क की बात करेंगे तो एक चीज मैं आगे आज के लिए, आज के सवालों में एक बात विशेष आपको समझा देता हूं कि बेटे जब हमारी वस्तु आगे चलती है तो इस दिशा को हम क्या कहते हैं, धनात्मक। तो इस पीछे वाली दिशा को, जब हमारी वस्तु आगे चलेगी तो आगे लुढ़केगी ना, तो इस लुढ़कने की दिशा को मैं कहना चाहता हूं पॉजिटिव, और पीछे उल्टा लुढ़कने की दिशा को कहना चाहता हूं, आज के लिए, सिर्फ आज के लिए। तो यहां से हमने कहा कि जब ओके अबाउट टॉर्क की बात करेंगे बेटे, तो यहां पर मुझे बताइए बल एफ का टॉर्क क्या हो जाएगा, क्योंकि बल एफ उसी ओ से गुजर रहा है। और इस एफ एस का टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, तो इस दिशा में लगेगा ना बेटा बल एफ एस का टॉर्क, यहां से यहां की दूरी, और ये जो घूर्णन की दिशा है इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, प्लस एफ एस गुणा, और नेट टॉर्क जो मैंने उस वस्तु पर लिख दिया, नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा, और वस्तु के लिए आई क्या है, 2/5 mr²। और यहां से अल्फा को क्या लिख दूंगा बेटा, ACOM/r, समीकरण। यहां तक की बातें समझ आती है? इसमें कोई भी अलग चीज आपको लगी हो तो वो मुझे बताइए कि सर ऐसा क्यों, क्या, कैसे। बलों का व्यवस्था हम जानते थे कि कुल बल द्रव्यमान गुणा त्वरण, कुल बलागुण भी हम जानते हैं आई अल्फा, कोई नई बात नहीं है। हाँ, शुद्ध लोटनी गति करानी है, उसकी परिस्थिति हम यहाँ पर पिछले स्लाइड में सीख चुके हैं, एसीओएम बराबर अल्फा। तो तीनों को हमने एक साथ लिख दिया, यूज कर लिया। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर शुद्ध लोटनी गति बनी रहे, यानी शुद्ध लोटनी गति बनी रहे, यानी संपर्क बिंदु फिसले ना। संपर्क बिंदु नहीं फिसलेगा तो घर्षण कैसा लगेगा, स्थैतिक। और घर्षण स्थैतिक ही लगे, ये कब तक संभव है, जब तक उस स्थैतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के बराबर या उससे कम रहे, छोटा रहे। सीमांत घर्षण बल अधिकतम घर्षण बल का वो मान है जब तक वो वस्तु को फिसलने नहीं देता। और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आप जानते हैं, सब लिखना क्या होता है, म्यू एन, और यहां पर एन बराबर एम जी होता है कि ना। हमें तो बस यहां पर क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा, एफ का अधिकतम मान चाहिए। तो हमारी ना फिसलने की शर्त, नो स्लिपिंग की शर्त भी मैंने यहां पर लिख दी। इस नो स्लिपिंग की शर्त को शायद सब सहमत होंगे इस बात से। अब हमारा थोड़ा थोड़ा सा काम क्या है पता है, इस समीकरण 1 और 2 का इस्तेमाल करके एफ एस निकालना, 1 और 2 का इस्तेमाल करके एफ एस। ठीक है, तो हम पहले तो इस इक्वेशन में आर से आर काट दूं और एक आर से, तो यहां से एफ एस बराबर 2/5 MACOM। सही है, हाँ, है ना। इस एफ एस को, है ना, वहां रख देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इस एफ एस को वहां रखेंगे तो एफ माइनस 2/5 MACOM
सी ओ एम बराबर एम ए सी ओ एम। ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा 7/5 एम ए सी ओ एम बराबर एफ। मुझे एफ नहीं, मुझे एफ एस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं तो घटाएंगे उससे क्या होगा, एफ थोड़ी ना घटेगा बेटा। इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाएंगे तो एफ एस तो रहेगा, एफ कहाँ कटा, एफ भी तो पता करना है ना। मुझे तो एफ एस निकालना है, समझ रहे ना मेरा टारगेट, एफ एस निकालना है ना। हाँ, इक्वेशन 2 से एफ का मान रख कर कहा, यहाँ कैपिटल एफ का। अरे तो अभी रख रहा हूं ना, यहां तक का तो ठीक है ना भाई, यहां तक की तो बात, इसके आगे की बात कर रहे हैं ना अपन। हाँ तो ठीक है। अब यहां से अपने को क्या चाहिए, एफ एस चाहिए। तो इस एफ का मान यहां रख दो। एफ का मान जैसे ही समीकरण 2 में रखोगे तो ये हो गया 7/5। वो आ जाएगा भाई, ये नहीं करना, शांत रहो पहले तो। हमारा काम यहां पर ये है कि मैं यहां पर एम ए सी ओ एम बराबर 5f/7 लिख सकता हूं ऐसा। अरे इस समीकरण से एम एस सी ओ एम बराबर 5f/7, मुझे क्या निकालना है, एफ एस। तो ये मान कहां रखूं, यहां एफ एस बराबर 2/5 और एम ए सी एम का मान 5f/7। 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 2f/7। ये 2f/7 यहां रखूंगा तो हो जाएगा म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एस की बजाय 2f/7। तो यहां से ये एफ इधर रहा, 7 को उधर ले गया तो 7/2 म्यू एम जी। ठीक है। अब अपने को क्या बताना है, एफ का मैक्सिमम। इस समीकरण को कैसे पढ़ते हैं कि जो एफ है वो 7/2 म्यू एम जी से छोटा या बराबर है, से छोटा या, हमें छोटा नहीं चाहिए, हमें बड़ा चाहिए। तो मैक्स टू मैक्स ये कितना बड़ा हो सकता है, बराबर। तो एफ मैक्स जो हो सकता है वो यहां से 7/2 म्यू एम जी के बराबर हो सकता है। लिखो जल्दी से।
बढ़े आगे। अजीब मुसीबत है यार। हाँ, अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा ये जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु हो, वलय, गोला, बेलन, जैसा भी, जब हम उस पर यहां बल लगाएंगे तो बल के कारण त्वरण होगा। शुद्ध लोटनी गति होनी है तो कोणीय त्वरण अल्फा बी होना चाहिए। तो घर्षण वहां अल्फा उत्पन्न कर रहा है। घर्षण वहां क्या उत्पन्न कर रहा है? Alpha। और बल वहां क्या उत्पन्न कर रहा है? त्वरण। हाँ, और दोनों इस प्रकार से अपना काम कर रहे हैं ताकि एसीएम बराबर अल्फा रहे। यानी किसी बिंदु पर यहां जब बल लगाया जाता है तो बिना घर्षण बल की उपस्थिति के, यहां बल जब लगाया जाता है ऊपर, तो बिना घर्षण बल की उपस्थिति के शुद्ध लोटनी गति कायम रखना संभव नहीं है। बिना घर्षण बल के, घर्षण की जरूरत होगी क्योंकि बल कहां लगा रहे हैं? ऊपर। तो ऊपर बल लगाने से एफ का बलागुण, और अगर घर्षण नहीं रहा तो कुल बलागुण, तो अल्फा भी जीरो। और अल्फा नहीं है और सिर्फ एसीओएम है तो शुद्ध लोटनी गति नहीं होगी। सुन रहे? तो इसीलिए यहां पर कहा जाता है कि निचली सतह है, इस पर घर्षण है तो हमारा काम कर देता है घर्षण। पर हम चाहते हैं कि मैं घर्षण को यूज किए बिना, बिना घर्षण की मदद लिए। तो क्वेश्चन में लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे बिना किसी घर्षण की, बिना किसी घर्षण के उपयोग के, बिना किसी घर्षण के उपयोग के किसी वस्तु को क्षैतिज तल पर, किसी वस्तु को क्षैतिज तल पर शुद्ध लोटनी गति कराने के लिए लगाए गए बल एफ की, लगाए गए बल एफ की केंद्र ओ से दूरी ज्ञात करो, केंद्र ओ से दूरी ज्ञात करो। सुना? यहां पर मुद्दा क्या है? आपको यह समझ आना चाहिए कि शुद्ध लोटनी गति की प्राथमिक शर्त यह है कि यदि किसी वस्तु के पास वीसीओएम है और ओमेगा है, तो वीसीओएम बराबर ओमेगा आर है तो शुद्ध लोटनी गति है और रहेगी।
चाहे यहां घर्षण हो या ना हो, अगर वहां ऑलरेडी VCOM बराबर ओमेगा आर है तो शुद्ध लोटनी गति रहेगी, पर फिलहाल मैं यहां पर कोई बल नहीं लगा रहा हूं। अब मुद्दा क्या है कि मैं यहां पर क्या लगाना शुरू कर दिया, बल। तो बल के कारण वेग, तो हम क्या चाहते हैं, ओमेगा भी। और ओमेगा तब ही बढ़ेगा जब वहां क्या हो, और अल्फा तभी होगा जब वहां पर क्या हो, बलाघूर्ण हो। बिल्कुल इसी कारण के लिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम इस प्रकार से इस बल को अजीब मुसीबत है यार। जरूर। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया कि अगर अब मेरे पास बल है और बल के साथ में शुद्ध लोटनी गति कराना चाहता हूं, ACOM बराबर अल्फा आर मुझे व्यवस्थित रखना पड़ेगा। तो अब बिना घर्षण की आवश्यकता के ये काम कैसे होगा। उसके लिए क्या होता है, हमें यहां से कुछ ऊंचाई x के ऊपर बल लगाना पड़ता है। आपने देखा इस पिछले सवाल में हमने क्या किया बेटा, हमने बिल्कुल केंद्र पर बल लगाया, केंद्र पर बल लगाया तो इसका बलागुण 0 हो गया। तो मेरे पास कोई साधन नहीं बचा, मुझे घर्षण की मदद लेनी पड़ी और घर्षण ने प्योर रोलिंग कराने में मदद की। हम चाहते हैं कि अब बिना घर्षण के अगर ये काम हो सकता है या नहीं। यानी मान लो कभी कोई सवाल दे दे, स्मूथ सतह है, चिकनी सतह है, और कह दे चिकनी सतह पर बल लगा रहे हो, तो फिर पूछा जाए कि बताइए वहां पर शुद्ध लोटनी गति संभव है या नहीं है। तो हम वही चीज चेक करना चाहते हैं, क्या ऐसा संभव है। तो देखिएगा, ये कोई बिंदु P मान लेते हैं जहां पर हम एक बल लगा रहे हैं। ये शुद्ध लोटनी गति की बात करता है। सबसे पहले आप फोर्स की समीकरण लिखें, बोले F, पीछे घर्षण नहीं चाहिए, F बराबर समीकरण 2। अब टॉर्क किसके अबाउट, O के अबाउट। फिर से घर्षण नहीं चाहिए तो टॉर्क भी कौन प्रोड्यूस करेगा, बल भी किसने लगाया, F ने। और टॉर्क क्या हो जाएगा, F इंटू बराबर आई अल्फा, और आई कौन सा, सेंटर ऑफ मास वाला, इसके अबाउट इंटू अल्फा। अल्फा बराबर, और हम क्या जानना चाहते हैं, एक्स। ये हो गई समीकरण 3। एफ का मान इंटू एक्स, आईसीओएम इंटू एसीओएम अपॉन आर। एसीओएम से एसीओम तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आईसीओएम अपॉन एम आर। सुनते जाना, इसका तात्पर्य कहानी का सार ये है कि जैसे यहां पर कोई भी वस्तु दे दी गई है, ये O बिंदु है, और यहां पर ये जो P बिंदु है जिसकी दूरी x हमारे पास कितनी आई है, ICOM बटे MR। आप चाहें तो इसे क्या भी लिख सकते हैं, OP। यदि बिल्कुल इस P बिंदु पर बल लगाया जाएगा तो घर्षण बल की जरूरत कितनी होगी, 0। और सुनना, यदि इस P बिंदु से नीचे बल लगाया जाएगा, तो सुनना, P से नीचे। अच्छा, P पे बल लगाने पे क्या हुआ, पहले ये समझो। P पे बल लगाने के कारण घर्षण की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि
जितना त्वरण ये उत्पन्न कर रहा है, इस F इंटू एक्स के कारण उतना बलाघूर्ण भी उत्पन्न हो गया, और ये दोनों क्या रहे? बराबर। जितना त्वरण इस बल ने उत्पन्न किया है, इस F इंटू आर एक्स, F इंटू एक्स के कारण उतना बल आघूर्ण उत्पन्न हो गया कि वहां पर अल्फा इस प्रकार से पाया गया कि ACOM बराबर क्या हो गया? अल्फा आर। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। पर जब मैं वहां पी से नीचे बल लगाता हूं, तो पी से नीचे बल लगाने पर एक्स क्या होगा? यानी बलाघूर्ण क्या हो जाएगा? यानी त्वरण है ज्यादा, अल्फा है, शुद्ध लोटनी गति, इसीलिए यहां पर घर्षण की जरूरत पड़ेगी। और मुझे बलाघूर्ण कैसा चाहिए बेटा? क्लॉकवाइज। तो घर्षण बल की जरूरत किधर पड़ेगी? पीछे। इसीलिए आपको याद होना चाहिए इस पिछले सवाल में, जहां मैंने केंद्र पर बल लगाया था, घर्षण किधर लगाया? पीछे। ताकि घर्षण, घर्षण कहां लगता है? जहां जरूरत होती है। कितना लगता है? जितनी जरूरत होती है। तो वही यहां पर खुद ब खुद घर्षण ने कहा कि भाई एफ, तेरे बस की बात नहीं है अल्फा देना, तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी इस दिशा में। तो यहां पर मुद्दा यह बनता है कि अगर आप बिंदु पी पर ही बल लगाते हैं, पी यहां से निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, तो बिंदु पी पर बल लगाने पर घर्षण की जरूरत, पी से नीचे बल लगाया तो घर्षण की जरूरत किधर पड़ी? पीछे। और अगर पी से ऊपर बल लगाया, क्यों? सुनना, एफ ने कहा कि पी से भी ऊपर लगूंगा, तो क्या हुआ? बलाघूर्ण बढ़ गया, अल्फा एसीओएम। जबकि हम चाहते हैं क्या? बैलेंस करना। और हमारे लिए ये काम कौन करेगा? घर्षण। तो ये कहेगा, घर्षण इससे बोलेगा कि भाई तूने तो गड़बड़ कर दी, तूने बलाघूर्ण बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया, उतना नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये कहेगा कि चल ठीक है, मैं तेरी मदद करता हूं, मैं उल्टा लग जाता हूं, ताकि जितना बलागुण तू उत्पन्न कर रहा है, जितनी जरूरत नहीं है उतना मैं खा जाऊंगा। और इसीलिए जब हम बिंदु पी से ऊपर बल लगाते हैं तो घर्षण बल की दिशा किधर लगती है? आगे। ये है मुख्य बात। सवाल आजकल इस पैटर्न पे बन रहे हैं। पूछा जाता है, कोई भी ज्यामिति दे दी जाती है और कहा जाता है बताइए घर्षण बल किस दिशा में है। जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है? पिछले सवाल तक हम नहीं जानते थे कि घर्षण आगे भी लग सकता है, पर हमने अपनी जनरल टेंडेंसी क्या लगाते हैं? हम बल आगे तो घर्षण। पर हम जानते हैं ऐसा सदैव हो जरूरी, ये डिपेंड करता है एफ किस बिंदु पर लगाया गया है। और यहां से वो चीज निकाल पाना हमारे लिए एक फॉर्मूले का काम है। बस आईसीएम अपन जानते ही है, बट एमआर करना है। तो हम ये बता सकते हैं कि किस वस्तु पर कहां बल लगने पर घर्षण आगे लगेगा या पीछे लगेगा या नहीं लगेगा। समझ रहे? ये सब एक्स पर निर्भर करेगा। जैसे यहां पर एक साधारण सा सवाल हमने पूछा, हमने कहा इस प्रकार से एक वस्तु है, ये बिंदु ओ है, और ये यहां पर एक पी बिंदु है, ओपी, जिसको अपन सब जानते ना बेटा, क्या है ओपी का मान? है ना? अब यहां पर क्या हुआ? इसमें कहा गया कि एक बल x बराबर r/4 पर चकती पर बल लगाया। घर्षण की दिशा ज्ञात करो। बल किधर लगाएंगे? आगे। तो कहीं भी रैंडम, रैंडम यहां पर एक बल लगा दिया एफ, ये है चकती।
पहले क्या करेंगे, ओपी कैलकुलेट कर ले। ओपी कितना आ रहा है चकती के लिए, एम आर स्क्वायर बटे बटे एम आर से, तो कितना आ जाएगा। आप जो बल लगा रहे हैं वो कहाँ है, तो समझ रहे हैं पी कहा यहां पर होगा कहीं ना कहीं, और पी से नीचे हमारा बल R/4 पर लग रहा है। तो हमने क्या सीखा, पी से नीचे बल लगने पर घर्षण पीछे। नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले आप यहां से लिखना शुरू करो। ये तो हो गया ना, ये लिखा।
ये लिखा है यहां तक? कुछ पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं। नोट नंबर 1 करके लिखो। नोट नंबर 1 में लिखो, बाह्य बल F की उपस्थिति में, बाह्य बल F की उपस्थिति में चिकनी सतह होने पर भी बाह्य बल F की उपस्थिति में चिकनी सतह होने पर भी, चिकनी सतह होने पर भी शुद्ध लोटनी गति हो पाना संभव है। शुद्ध लोटनी गति हो पाना संभव है। पता है ना कहां बल लगाया जाए? बिंदु P पर। तो घर्षण नहीं भी हो तो भी संभव है। पर आप ये भी जानते हैं कि अगर P के अलावा कहीं भी बल लगाओ और घर्षण नहीं है तो फिर शुद्ध लोटनी गति कायम नहीं रह सकती। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक गोला बना देगा, केंद्र पर बल लगा देगा और नीचे घर्षण नहीं देगा, फिर कह देगा कि बताओ शुद्ध लोटनी गति करेगा कि नहीं करेगा? सब चूरण हो क्या? ये कोई भी वस्तु बना दी, F बल लगा दिया और इसको कह दिया चिकनी सतह। मैं पूछ रहा हूं यहां शुद्ध लोटनी गति संभव है या नहीं है? नहीं है, कतई नहीं है। क्योंकि केंद्र पर लग रहा बल इसे त्वरित करेगा, पर यहां पर अल्फा, और जब एसीओएम है अल्फा 0 है तो एसीओएम अल्फा आर के बराबर, तो शुद्ध लोटनी गति हो ही नहीं सकती। पर हम ये कह रहे हैं कि अगर इसी चिकनी सतह पर मैं संभावना की बात करूं तो संभावना हो सकती है। कब? जब कहां बल लगाया जाए? P पर। यह है नोट नंबर 1 का मतलब। नोट नंबर 2 लिखेंगे, शुद्ध लोटनी गति में, शुद्ध लोटनी गति में स्थैतिक घर्षण लगता है। जिसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य प्राप्त होगा। हमेशा शून्य प्राप्त होगा। क्यों होगा ऐसा? कारण पता है ना कि स्थैतिक घर्षण है। स्थैतिक घर्षण में संपर्क बिंदु विस्थापित, यानी वो जो संपर्क बिंदु है वहां बल लग रहा है। कौन सा? Fs। और उस जिस बिंदु पर बल लग रहा है उस बल का विस्थापन, इसीलिए किया गया कार्य 0 होगा। यानी यहां पर क्या होगा? जब एक बार वस्तु
शुद्ध लोटनी गति करने लगेगी तो वो लोटनी गति करती रहेगी। ऊर्जा का कोई लॉस, चाहे नीचे घर्षण भी हो। फिर से सुने, सतह, घर्षण वाली सतह, वस्तु चल रही है पर शुद्ध लोटनी गति करते हुए, और फिर भी चलती जा रही है। घर्षण है फिर भी चलती जा रही है। ऊर्जा का कोई नुकसान क्यों? क्योंकि जब शुद्ध लोटनी गति होती है तो घर्षण कैसा? स्थैतिक। और स्थैतिक घर्षण है तो संपर्क बिंदु का विस्थापन, संपर्क बिंदु का विस्थापन 0 तो घर्षण बल का कार्य, और इसको रोकने में कार्य कौन कर सकता था? घर्षण। और घर्षण ने कार्य किया 0, तो कुल किया गया कार्य इस वस्तु पर क्षैतिज में 0। जब कुल किया गया कार्य 0 है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी, यानी जो वस्तु शुद्ध लोटनी गति करना एक बार शुरू कर देती है वो अनंत काल तक शुद्ध लोटनी गति करती रहेगी। शर्त बस इतनी है कि उसको परेशान ना किया जाए। अब आप कहेंगे सर ऐसा कहां होता है? कोई कार को अगर मैं शुद्ध लोटनी गति करा दूं तो फिर वो तो थोड़ी दूर चल के रुक जाती है। वो इसलिए बेटे क्योंकि हमारे पास जो कार का पहिया होता है वो आदर्श रिजिड बॉडी नहीं होती। आदर्श रिजिड बॉडी का मतलब है पहिए और ग्राउंड के बीच में सिर्फ एक बिंदु संपर्क में हो, जबकि जब टायर को जमीन पर रखा जाता है तो एक पूरी इस तरीके की सतह संपर्क में आती है ना, चपटा हो जाता है टायर यहां से। तो जब ये वस्तु ही रिजिड बॉडी नहीं है तो यहां पर रिजिड बॉडी के लिए लगने वाले नियम भी काम नहीं करते। और मजे की बात यह है कि कोई रिजिड बॉडी नहीं होती। तो मजे की बात यह है कि शुद्ध लोटनी गति, समझिए बात को, ये है मुद्दा कि ये हो सकती है, कल्पनापूर्ण बात है, हो सकती है। और इसका एक उदाहरण ऐसा होता है, हम बिल्कुल स्टोन की सतह पे एक कॉइन सिक्का लेते हैं और उस सिक्कों को प्यार से लुढ़का दो, बिल्कुल साफ कर दो सतह को, कोई धूल का एक कण भी नहीं रहना चाहिए, और सिक्के को लुढ़का दो। आपको दिखेगा कि वो सिक्का बहुत दूर तक लुढ़कता चला गया, क्योंकि नीचे स्टोन की सरफेस है। उसको भी अपन मान सकते हैं कि सिक्का रखने से स्टोन की सरफेस पिचकेगी नहीं। सिक्का भी है तो खुद का द्रव्यमान जब उस पर लगेगा तो सिक्का भी पिचकने वाला। तो जब उसको लुढ़काएंगे तो वहां पर 99% शुद्ध लोटनी गति जैसी गति आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, धूल के कणों का हमने क्या उपयोग बताया? क्योंकि धूल के कण भी आएंगे ना तो उसको रिटार्ड करेंगे, बीच बीच में उसको दिक्कत में डालेंगे। बिल्कुल क्लीन करके अगर अपन लुढ़का दे तो शायद कुछ संभवतया ऐसी आदर्श स्थिति प्राप्त की जा सकती है। चलिए, यहां तक की बातें, हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखेंगे कोणीय संवेग। कोणीय संवेग ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे संयुक्त स्थानांतरी एवं घूर्णन गति के लिए। ब्रैकेट में लिखेंगे संयुक्त स्थानांतरी एवं घूर्णन गति के लिए। संयुक्त स्थानांतरी एवं घूर्णन गति के लिए। तो यहां मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है और ये वस्तु यहां पर किसी सेंटर ऑफ मास के वेग v से गतिशील है, और इसका कुछ कोणीय वेग भी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये प्योर रोलिंग के लिए ही है, ये संयुक्त स्थानांतरी और घूर्णन गति है। वो प्योर रोलिंग हो ना हो वो बात की बातें। हमने कहा कि हाँ, कोई वस्तु है जो चल भी रही है, स्थानांतरी गति भी कर रही है और घूर्णन गति भी कर रही है। मैं इस वेग को क्या लिख देता हूं बेटा? और हम चाहते हैं कि इस वस्तु के लिए इस बिंदु, यहां पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P के सापेक्ष इस बॉडी का, इस वस्तु का बिंदु P के सापेक्ष कोणीय संवेग लिखना चाहते हैं। और मजे की बात यहां पर क्या है कि ये वस्तु कर क्या रही है?
ये वस्तु अपनी अक्ष के सापेक्ष घूम भी रही है और इसकी अक्ष यानी इसका द्रव्यमान केंद्र चल भी रहा है। दोनों गतियां यहां पर सम्मिलित हैं। और आप जानते हैं, मजे की बात आप यहां पर जानते हैं कि जब हम किसी फिक्स अक्ष के सापेक्ष घूमती वस्तु के कोणीय संवेग को लिखते हैं तो किससे लिखते हैं? आई ओमेगा। अरे हाँ, किसी फिक्स अक्ष के सापेक्ष कोई आई जड़त्व आघूर्ण की वस्तु घूम रही होती है तो उसका कोणीय संवेग कैसे लिखते हैं? आई ओमेगा। और उस संपूर्ण वस्तु की स्थानांतरी गति में हम संपूर्ण वस्तु को कहां मानते हैं? द्रव्यमान केंद्र पर। और जब कोई बिंदु किसी v वेग से गतिशील होता है तो किसी बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग कैसे लिखते हैं? आर क्रॉस टी। आर क्रॉस टी। तो दोनों बातें हैं और हमें पता है यहां पर अगर इस वस्तु को मैं तोड़ूं तो मुझे दोनों चीजें यहां से नजर आएंगी। पहली चीज जो मुझे यहां पर नजर आएगी वो क्या? कि ये वस्तु अपने इस अक्ष के सापेक्ष क्या हो रही है? किसी ओमेगा से शुद्ध घूर्णन गति कर रही है, प्योर रोटेशन। और दूसरी मुझे क्या नजर आएगी? इस सारी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र अगर यहां मान लिया जाए और ये अगर VCOM है तो ये VCOM से m मास यहां पर गति भी कर रहा है किसी P बिंदु के सापेक्ष। तो P बिंदु यहां मान लिया। मैं इस वस्तु को ना भी मानूं क्योंकि मैं सारा द्रव्यमान कहां मान चुका हूं? इस बिंदु पर मान चुका हूं। तो इस बिंदु का इसके सापेक्ष कोणीय संवेग निकालने के लिए क्या मैं इसको इससे मिलाकर आर सदिश लिखता हूं? और इन दोनों का संयुक्त ही ये है कि नहीं है? तो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं क्या ज्ञात करना चाहता हूं? उस वस्तु का P के सापेक्ष कोणीय संवेग। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं उस वस्तु का सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष क्या लिखूंगा? कोणीय संवेग। और फिर सेंटर ऑफ मास का P के सापेक्ष कोणीय संवेग। इसको कुछ ऐसा समझता हूं, ऐसे याद रखता हूं। मुझे बॉडी से कहां जाना है? P पर। बॉडी से कहां जाना है? P पर। समझने के लिए है सिर्फ, बॉडी से P पर, यानी बॉडी का P के सापेक्ष। तो बॉडी से P पर जाने के लिए पहले मैं बॉडी से कहां चला, फिर सेंटर ऑफ मास से कहां चला? क्या मैं बॉडी से P पर पहुंच गया? ऐसे। तो अब देखो यहां पर बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अब कोई भी घूमती वस्तु सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको क्या नजर आएगी? सिर्फ घूमती। और उसके लिए हम इसको क्या लिखते हैं? ICOM ओमेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसीलिए मैंने क्या लिखा? ICOM ओमेगा। और यहां पर जब हम इसको क्या मान चुके हैं? एक बिंदु सेंटर ऑफ मास, उसका P के अबाउट क्या हो जाएगा? R क्रॉस T। ये हो जाएगा उस बॉडी का P के अबाउट कुल कोणीय संवेग। ये वाला घूर्णन वाला हिस्सा है और ये वाला स्थानांतरी गति वाला हिस्सा है। दोनों को मिलाया तो हमें उस संयुक्त स्थानांतरी और घूर्णन गति का कुल कोणीय संवेग मिल गया। जैसे एक सवाल के साथ हम इसे ट्राई करते हैं। हमसे कहा गया कि एक इस प्रकार से ठोस गोला है और ये यहां पर प्योर रोलिंग कर रहा है, जिसके द्रव्यमान केंद्र का वेग VCOM है। और हमसे कहा कि इसका बिंदु P के सापेक्ष कोणीय संवेग लिखो। तो हमारे लिए अब आसान है सारी कहानी, वो तो बहुत बड़ी हम समझने के लिए सुने। हमारा काम आसान क्या हुआ? पहले तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो क्या लिख देंगे? ICOM ओमेगा। और ओमेगा कैसा दिया है? ये इस प्रकार से कैसा है? क्लॉकवाइज। तो क्या लिख दूंगा? -k। और ये द्रव्यमान केंद्र इस P बिंदु के सापेक्ष इस रेखा में गति कर रहा है ना बेटा। तो संवेग की क्रिया रेखा यही हो गई और यहां से इसकी लंबवत दूरी किसके बराबर हो गई? तो क्या हो जाएगा? m
VCOM इंटू R। और इसकी घूर्णन की दिशा कैसी है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो वापस से माइनस, ठीक है। और मुझे पता है कि चूंकि यहां पर क्या बोल रखा था, इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूं, V को, सॉरी ओमेगा को VCOM बाय R। तो ICOM ठोस गोले का ICOM, और ओमेगा को, और यहां पर दिशा दोनों की एक साथ कॉमन ले लूं। आती है बात समझ में? कि चूंकि वस्तु के पास वहां पर मिक्स गति है, मिक्स, तो हमें पता है कि केंद्र के सापेक्ष घूम रही है, तो लिख दूं केंद्र के सापेक्ष, तो ICOM ओमेगा। और केंद्र, द्रव्यमान केंद्र खुद गतिशील भी है, इसीलिए उसका बिंदु के लिए जब हम लिखते थे ना पॉइंट मास के लिए R क्रॉस P या RP साइन थीटा वैसे, या MVR साइन थीटा वैसा। चलिए आज के लिए इतना ठीक है। मेरे को ELP में एक बार ELP 9 में हमने कुछ सवाल दिए थे, मुझे जहां तक ध्यान है 1 से 9 और 13 से 19 शायद, है ना? 6 नहीं दिया। चलिए तो मैं बता देता हूं, ELP 9 में आपको क्या करना है, 1 से 11, 1 से 11 और 13 से 19 ये पूरे करने हैं। 1 से 11, 13 से 19। और इधर एक्सरसाइज 1 में 96 तक, नहीं 95 तक कर लेना। गतिज ऊर्जा 7/10 MV0 MVCOM है ना, 7/10 MVCOM। क्योंकि क्या हो रहा है, शुद्ध लोटनी गति हो रही है, शुद्ध लोटनी गति हो रही है, तो हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या सीख रखा है बेटा, हाफ एम VCOM का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 + K² बाय R², ठोस गोले का 2 जोड़ेंगे तो 7/5, बाहर 2 से गुणा करेंगे तो 7/10,
तो 7/10 MVCOM स्क्वायर। थैंक यू।